सो गाइस 10 रुपए 20 पैसे के मिड बेस को ब्रेक डाउन करने के बाद में क्या आज का सेशन एक डिसाइसिव सेशन होने वाला है पीसी ज्वेलर्स में? क्योंकि 10-20 ब्रेक डाउन होना इसका मतलब ये है कि गिरावट और बढ़ी आएगी, जिसके बाद आपका नेक्स्ट बेस 8 रुपए के बीच में बनता है, 8 से 9 के बीच में। यही डिस्कस कर रहे हैं पिछले 4-5 वीडियो से ऑन चार्ट। लेकिन आज का सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 10-20 आपका टूट चुका है ऑलरेडी और यहां से रिकवरी बननी जरूरी है, अदरवाइज गिरावट बढ़ी आएगी। बट अपडेट क्या है? अपडेट आपकी वही है जो आपको वीकेंड पर देखने को मिली थी। कल भी इस अपडेट से आपको रिकवरी दिखी। आज का सेशन भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बट सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल रही। 10-20 पर वापस आना जरूरी है ताकि सस्टेन कर सके अपने वही बेस पर। नहीं आ पाता है तो दिक्कतें बड़ी हैं। डी रैक ने पीसी ज्वेलर्स के शोरूम की चाबियां वापस देने के लिए एक यहां पर स्टेटमेंट दिया था, ऑर्डर दिया था, क्योंकि पीसी ज्वेलर्स और एसबीआई के बीच में एक सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट में पीसी ज्वेलर्स के और शोरूम वापस मिले हैं। यह पॉजिटिव न्यूज थी। कल इसका छोटा इंपैक्ट मिला, आज फिर से रिकवरी है, बट कल रिकवरी होने के बाद गिरावट आई थी। अभी इस समय स्टॉक अप ट्रेंड पर है, लगभग 1-1.25% आप ऊपर हो। Debt Recovery Appellate Tribunal directed the release of PC Jewelers showroom following a settlement with banks, reflecting resolution under IBC framework। ठीक है, अब आपको यहां पर दिख रहा होगा IBC फ्रेमवर्क, लेकिन कंपनी किसी भी तरह की IBC में नहीं है। IBC मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग होता है, तो कंपनी इस तरह किसी सिचुएशन के अंदर नहीं है। 2024 में एसबीआई ने भले ही इंसॉल्वेंसी पिटीशन डाली थी, लेकिन दोनों ही के बीच में, एसबीआई और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद में ये पिटीशन वापस यानी कि विथड्रॉ कर ली गई थी 30 अप्रैल 2024 को। ठीक है, तो कंपनी किसी भी तरह की एनसीएलटी या फिर आईबीसी प्रोसीडिंग के अंदर नहीं है। इस चीज को यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं मैं पहले, ताकि आप लोगों को ऑर्डर शीट समझ में आ जाए यहां पर। ठीक है, आगे आते हैं। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज के दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि बायर काफी ज्यादा एक्टिव और सेलर बहुत कम है स्टॉक में। ये अच्छी बात है कि बायर फाइनली एक्टिव है, बट स्टॉक हाई वार मार्जिन परसेंटेज पे, हाई वार मार्जिन 100% पर है, जो कि वॉलेटिलिटी इंडिकेट करता है। और हाई वार मार्जिन परसेंटेज आपको याद होगा रिलायंस पावर में भी है। तो वहां भी आपको एक सेशन तेजी दिखती है, अगले सेशन गिरावट, एक सेशन रिकवरी, अगले सेशन गिरावट। तो यहां भी पीसी ज्वेलर्स में भी आपका वार मार्जिन 100% पे है, तो ये एक पॉइंट नोट कर लेना। लेकिन अच्छी चीज ये है कि आज बायर काफी ज्यादा एक्टिव है पीसी ज्वेलर्स में। लगभग 1,91,00,000 से ज्यादा आपके बायर हैं और 79,26,000 आपके सेलर हैं। तो भैया बायर ने आज पूरा का पूरा गेम बना करके रखा है पीसी ज्वेलर्स में। टेक्निकल्स दोनों ही बुलिश है। आज फाइनली आपका एमएफआई भी वापस आ चुका है, जो कि कुछ दिनों से गायब था। 18.8 का आपका आरएसआई, 7.1 का आपका एमएफआई। ऑल दो एमएसीडी सिग्नल अभी भी आपका बेयरिश मोमेंटम ही इंडिकेट कर रहा है। बट अच्छी चीज ये भी है कि एमएसीडी आपका नेगेटिव कम हुआ है। यहां पर कल ज्यादा नेगेटिव में था, 0.5 और 0.6 नेगेटिव में है। कल से ज्यादा नेगेटिव था। और एक पॉजिटिव चीज यहां पर यह भी हुई है कि आपका एमएफआई वापस आ चुका है 7.1 पे। ठीक है, तो टेक्निकल बुलिश है, आपके पास पॉजिटिव न्यूज थी। 10-20 ऑलरेडी ब्रेकडाउन हुआ है, इस वजह से आज के दिन रिकवरी दिख रही है। सस्टेनेबिलिटी एक बड़ी चीज होगी। अब बेस कैसे काम करता है, सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, उसको यहां पर समझते हैं। तो ये था आपका 10.20 का इंपॉर्ट मिड बेस है ये, क्योंकि क्रूशियल बेस जो आपका है स्टॉक के अंदर वो है 8.40 के आसपास, 8.6040 जो भी है, लास्ट वीडियो में चेकआउट कर लेना। 8.50 के आसपास आपका क्रूशियल बेस है और 10.20 आपका मिड बेस था। अभी तक पिछले 1.5 साल में एक बार भी ये बेस आपका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, लेकिन इस बार हो चुका है। ठीक है, अब हमें चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी दिखाए। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि वापस से इस वाले बेस के ऊपर आ जाए, क्योंकि नहीं आ पाता ना भैया यहां पर, तो दिक्कतें बढ़ी हैं। पर गिरावट आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी फॉल के बाद में एक आधा सेशन आपकी रिकवरी बनती है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे तेजी बनती है, सस्टेनेबिलिटी होती है, तो उसके लिए आपके पास कैंडल का फॉर्मेशन आना चाहिए। अब वो क्या होता है, एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ। पीसी ज्वेलर्स के पिछले 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जरूर चेकआउट कर लेना। इस लाइन को हम मान के चलते हैं आपका
10.20, ठीक है, इसे हम 10 रुपए 20 पैसे मार्क कर लेते हैं। इस समय आप पीसी ज्वेलर में कुछ इस तरह की पोजीशन पर हो, 10.20 के नीचे आपकी कैंडल फॉर्मेशन है, आप 10.20 पर इस तरह की सेल ऑफ करके यहां पोजीशन पर खड़े हो, यानी कि 10.20 आपका आया नहीं है। तो ये जो तेजी है, ये जो आज की रिकवरी है, ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, अगर हम चाहते हैं सस्टेनेबिलिटी बने, तो आपके पास कैंडल कुछ अगले सेशंस के अंदर इस तरह की आनी जरूरी है, जहां पर ना नीचे की टेल हो ना ऊपर की टेल हो, सिर्फ और सिर्फ एक सस्टेनेबल कैंडल जो कि 10-20 के ऊपर क्लोजिंग दे। अदरवाइज दूसरी सिचुएशन आपके पास क्या आती है कि 10-20 के पास आप वापस आते हो और आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन आ जाए, जहां पर 10-20 तो टच हो बट वहां सेलिंग आए, तो उसको कहते हैं रिजेक्शन, ठीक है, उसको कहते हैं रिजेक्शन। इस पॉइंट को जो अभी आप यहां पर देख रहे हो, इसको आप किसी भी स्टॉक पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है। चार्ट को अगर आप कैंडल समझते हो, बेसिस समझते हो, कौन सा बेस कब रिजेक्ट होगा, कब रिस्ट्रिक्शन बनेगा, अगर आप इस पॉइंट को समझते हो, तो आप किसी भी चार्ट पर इन सब चीजों को रख सकते हो। बेस लाइन 10-20 की है, यहां सस्टेनेबिलिटी बनना जरूरी है, कुछ इस तरह से, हमें इस तरह की पोजीशन नहीं चाहिए। तो अदरवाइज आपके इस तरह की पोजीशन अगर बनती है, इसका मतलब यह है कि जो रिकवरी थी वो सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर ही थी, आपका ये फॉल कंटिन्यू होगा यहां पर, और 10-20 आपका रिजेक्शन बन के गिरावट आएगी। कुछ पॉजिटिव्स कंपनी ने दिए हैं, कुछ पॉजिटिव्स परसों और कल के वीडियो में हमने डिस्कस भी किए थे। फॉर एग्जांपल कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, लेकिन एफआईएस ने एग्जिट किया है नवंबर नहीं सितंबर में, तो उस पॉइंट को नोट कर लेना। हमें एफआईएस की एंट्री चाहिए, चाहे नवंबर में आए या दिसंबर में आए, एफआईएस की एंट्री बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी यहां पे। और मैं इस पर स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि एक पॉइंट आपका कल एक कमेंट आपका आया था कि भाई एफआईएस क्यों जरूरी है, रिटेलर भी तो स्टॉक को बढ़ा सकते हैं। एक चीज ध्यान से सुनना, क्रिटिसिज्म किसी चीज का नहीं है, ना मैं एफआईएस ना डीआईएस ना पब्लिक का किसी चीज का क्रिटिसिज्म नहीं है, बट पॉइंट समझने वाली बात यह है कि एक एफआईआई, फॉर एग्जांपल अभी हम ब्लैंक स्क्रीन पर ही रहते हैं, एक एफआईआई है, ठीक है, इसने क्या किया, ये मार्केट में लेकर के आ रहा है 100 करोड़, फॉर एग्जांपल ये मार्केट में 100 करोड़ लेकर के आ रहा है, एक स्टॉक में लेकर के आ रहा है 100 करोड़, ठीक है, इसने एक स्टॉक में 100 करोड़ इन्वेस्ट किए, ठीक है, और कम से कम लगा लेते हैं 1000 रिटेलर है या पब्लिक इन्वेस्टर, इन्होंने 100 करोड़ मार्केट में इन्वेस्ट करे। ऑल्दो 1000 रिटेलर के लिए 100 करोड़ इकट्ठा करना भी बहुत बड़ी बात है, तो हम यहां पर एक काम करते हैं, इसको 10,000 कर देते हैं, क्योंकि एग्जांपल ही ले रहे हैं तो इतना लेवरेज हम यहां पर लेकर के चल सकते हैं। अब 10,000 रिटेल इन्वेस्टर 100 करोड़ मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक वही है, सेम स्टॉक, ठीक है। अब ये जो एफआईआई है और ये जो पब्लिक है, अब एफआईआई ने 100 करोड़ इन्वेस्ट करे एक स्टॉक के अंदर, एफआईआई एक अपना स्टॉक जो है इसको होल्ड करके चलता है, ठीक है, 100 करोड़ रुपया उस स्टॉक में पड़ा हुआ है, उस स्टॉक में 100 करोड़ पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर ये एग्जिट करेगा तो या तो ये ट्रेंचेस में करेगा, मतलब कि जैसे 20 करोड़ का माल बेचा, 10 करोड़ का माल बेचा, कुछ इस तरह से एग्जिट कर सकता है। लेकिन 10,000 में से कितने पब्लिक इन्वेस्टर हैं जो कि लॉयल रहते हैं। अब लॉयल्टी आपको कभी किसी कंपनी की तरफ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कंपनी आपकी नहीं है भैया, कंपनी आपकी नहीं है, ठीक है, लॉयल्टी की बात होनी नहीं चाहिए कंपनी के में इन्वेस्टमेंट के टाइम पर कभी नहीं होनी चाहिए। तो 10,000 इन्वेस्टर 100 करोड़ जो पैसा लेकर के एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किए, ये अलग अलग लोग हैं, 10,000 अलग अलग लोग हैं। अब इनमें से मान लेते हैं 1,000 लोगों का मन करा कि भैया चलो जी एग्जिट कर जाते हैं, यार मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कितना पैसा गया भैया, 10 करोड़ एग्जिट हो गए एक साथ के अंदर। अब यहां पर बचे आपके पास कितने, 1,000 गए, 9,000 आपके पास में बचे। अब 9,000 में कभी किसी का मन कुछ कह रहा है, कभी किसी का कुछ कह रहा है, तो भैया धीरे धीरे करके आना जाना लगा रहता है पब्लिक का ये काम है। वेयर एज एफआईएस अगर आएगा तो सीधा आता है, एग्जिट करेगा तो सीधा एग्जिट करता है। एक अमाउंट है जो कि एक बंदे के हाथ में है, वो अगर एग्जिट करता है एक साथ तो उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। वेयर एज अगर पब्लिक में से 10,000 पब्लिक है, 1,000 चली गई तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो सिर्फ 10% गई है, लेकिन एक एफआई अपने आप में 100% है। आई गेस ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे कि क्यों मैं आपको एफआईज और पब्लिक के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस बताता हूं, और यही कुछ है छोटा सा डिफरेंस। बाकी
आपका अपना ओपिनियन, अगर आप चाहो तो इसको फर्दर क्लेरिफाई करना चाहो, आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट मिसिंग है यहां पर, तो आप अपना पॉइंट रख सकते हो कमेंट बॉक्स में पीसफुली। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।